हेलो। हाँ जी, हम अडेप्टेशन आज पढ़ेंगे बेटा। व्हाट इज़ अडेप्टेशन? अडेप्ट होना, ठीक है। अडेप्ट करना, खुद को अडेप्ट करना, किसी सिचुएशन, किसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग खुद में कुछ चेंजेस लाना, ताकि हम उस माहौल में, उस एनवायरनमेंट में खुद को सेट कर सकें, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी जब वो कहीं जाते हैं, कहीं रहते हैं, जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उसमें सरवाइव करने के लिए अपने अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनको हम क्या बोलते हैं? अडेप्टेशंस, ठीक है। माइग्रेशन, जैसे हमने बोला था यहाँ से वहाँ चला गया, ये भी टेम्परेरी है ना, लेकिन वहीं रहें और उससे बचने के लिए क्या क्या तरीके कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ अडेप्टेशन। व्हाट इज़ अडेप्टेशन? आप कैसे लिखेंगे डेफिनेशन? इट इज़ एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ब्रैकेट में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल, ठीक है। दैट एनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। ओके, तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी एट्रीब्यूट्स जो किसी ऑर्गेनिज्म में, ज़रूरी नहीं एक ही साल में डेवलप हो गए, सालों साल इवोल्यूशन में धीरे धीरे चेंजेस आए हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस यानी उसके एक्सटर्नल फीचर में चेंज हो गया, फिजियोलॉजिकल अंदर का सिस्टम के अंदर, बिहेवियरल तो बिहेवियर में है, ठीक है। तो एडेप्टेशंस हैव बीन इवॉल्व्ड ओवर अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम एंड आर जेनेटिकली फिक्स्ड, ठीक है। जेनेटिकली फिक्स्ड हैं यानी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं, याद रखना है। ओके, सारा कलर नहीं करना था, एक सेकेंड, ये कहाँ चला गया हम? ओके, जेनेटिकली फिक्स्ड। ओके, एग्जाम्पल के लिए बेटा ये कंगारू रैट का एग्जाम्पल अच्छे से याद करना है। इसके 2-3 पॉइंट्स हैं कि क्या क्या करता है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, अगर बाहर इसको पानी नहीं मिल रहा, वाटर की स्केर्सिटी है, कमी है पानी की, ठीक है, तो ये अपने आप को कैसे बचाता है? क्या एडेप्टेशन है इसके अंदर? ये कहाँ मिलता है? कैंगरू रैट, कंगारू की बात नहीं हो रही, रैट की बात हो रही है। कैंगरू रैट, ठीक है, अमेरिका के डेजर्ट्स में है, ये नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में है। तो वो कैसे अपने पानी को रखता है? पानी नहीं होगा तो मर जाएंगे ना, तो पानी के लिए क्या कर रहा है वो? अपने जितना भी अंदर बॉडी की पानी की रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफ़िल हो रही है उसकी? थ्रू इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन इन विच वाटर इज़ अ बाय प्रोडक्ट। बॉडी में जब फैट डाइजेस्ट होता है तो उसमें वाटर भी बनता है प्रोडक्ट में, तो वो उसको पानी मिल रहा है वहाँ से। सेकेंड, इट ऑल्सो हैज़ द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट इट्स यूरिन, अपने यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर देता है यानी उसके अंदर से पानी को वापस एब्सॉर्ब ज़्यादा कर लेता है, सो दैट मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ यूज्ड टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो पानी अगर कम है तो पानी बचाना है। बाहर से पानी नहीं मिल रहा, बॉडी को अंदर पानी कहाँ से आ रहा है? नंबर 1 पॉइंट डाइजेशन ऑफ फैट से, और दूसरा कॉन्सेंट्रेटिंग इट्स यूरिन। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स हैं इसके, इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा डेजर्ट प्लांट्स का। डेजर्ट प्लांट्स कैसे इतनी गर्मी में और पानी की कमी में सरवाइव करते हैं? उन्होंने के अंदर भी एडेप्टेशंस हुए हैं, चेंजेस आए हैं। फर्स्ट क्या है? उनकी थिक क्यूटिकल लीफ सरफेसेस के ऊपर, जिससे कि उनका जो स्टोमेटा है वो काफ़ी अंदर चला जाता है, इजीली पानी उसमें से इवेपोरेट नहीं होता, ट्रांसपिरेशन नहीं होता। ओके, तो एक तरीका हो गया पानी को रोकने का। सेकंड, उनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पाथवे है वो एक स्पेशल टाइप का हो जाता है, कैम पाथवे, जिसके अंदर दिन भर उनका स्टोमेटा क्लोज रहे तो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो स्टोमेटा ओपन क्यों होता है? गैस एक्सचेंज करनी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर लेनी है,
अगर स्टोमेटा क्लोज रहेगा तो गैस और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आने वाली और पानी भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, दोनों के अंदर ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया कि वो रात में अपना काम कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सम डेजर्ट प्लांट्स लाइक ओपनशिया हैव नो लीव्स, उनकी लीव्स ही नहीं है। अब लीव्स नहीं है तो स्टोमेटा भी ना के बराबर हो गया ना, ख़त्म। लीव्स कन्वर्ट हो गए इनटू स्पाइन। ये प्रैक्टिकल में भी है, आप लोग कर चुके हो ना एडेप्टेशन वाले प्रैक्टिकल। ओके, एंड द फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय द स्टेम। कैक्टस पता है ना, कैक्टस के अंदर जो हमें ब्रॉड स्ट्रक्चर दिखता है वो एक्चुअली क्या है, उसकी स्टेम है, और उस पर जो ऐसे हमें कांटे नज़र आते हैं वो क्या हैं, उसके लीव्स हैं। लीव्स हमें स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई। ओके, अब लीव्स कांटे में बदल गई ताकि सारे स्टोमेटा ख़त्म हो जाएं, बंद हो जाएं, तो पानी इवेपोरेट नहीं होगा। लेकिन लीव्स का मेन फंक्शन दूसरा क्या था, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड ही नहीं प्रोड्यूस होगा, एनर्जी नहीं बनेगी, तो सर्वाइव कैसे करेगा प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस होता रहे इसके लिए स्टेम्स ब्रॉड हो गई और ग्रीन कलर की हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स, ठंडी जगहों में जो मैमल्स होते हैं उनके ईयर्स एंड लिम्स छोटे साइज़ के हो जाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा लॉन्ग होंगे, ब्रॉड होंगे, उतना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उतना हीट लॉस ज़्यादा होगा। तो हीट लॉस कम करने के लिए सर्दियों में हम भी क्या करते हैं, ठंड लगती है तो अपने हाथ पैर बंद करते हैं ना, अंदर खुला नहीं रखते ना, कोशिश करते हैं। हाथ भी आपके बाहर निकले में तो क्या करोगे, मुट्ठी बंद करके रखोगे, है ना। गर्मियों में खोल के रखेंगे कि गर्मी लग रही है, खोलो, पसीना सूखे, हवा लगे। ओके, तो वो धीरे धीरे जो कोल्ड क्लाइमेट्स हैं वहाँ पर रहने वाले मैमल्स की जो स्पीशीज़ हैं उनके लिम्स और ईयर्स के साइज़ अपना आप स्मॉल हो जाते हैं। ठीक है, इसको एलेंस रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलेंस रूल। ओके, और पोलर सीज, पोलर एरिया यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वहाँ तो बहुत ठंड होती है ना, वहाँ पे जो एक्वेटिक मैमल्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल सील, उनके ऊपर एक थिक लेयर ऑफ फैट आ गई। उनकी स्किन, आउटर मोस्ट कवरिंग तो स्किन ही है ना, स्किन के अंदर फैट की एक मोटी सी लेयर आ जाती है जो इंसुलेटर का काम कर रही है और अब बाहर ठंडी से उसको बचा रही है और बॉडी के जो हीट है उसको बाहर लॉस होने से बचा रही है। ओके, चलिए ये जो भी हमने अडेप्टेशंस देखे ये क्या थे, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस, एक्सटर्नल फीचर्स में अडेप्टेशन है ना, ये मॉर्फोलॉजिकल। प्लांट में भी अभी जो हमने देखा स्टेम और लीफ का, तो ये सब क्या है, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस। अब कुछ अडेप्टेशंस होती हैं विच आर फिजियोलॉजिकल। ठीक है, फिजियोलॉजी में हमारे बॉडी के अंदर के सिस्टम में कुछ चेंजेस आ जाए। उसका एग्जांपल है पहाड़ी इलाकों में। नॉर्मली आप यहाँ रहते हैं, हम जो प्लेन्स में रहने वाले लोग हैं, जब हम माउंटेन्स में जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, तो कुछ लोगों को चक्कर आता है ना, ब्रीदिंग लगता है सांस नहीं आ रही, ब्रीदिंग कम हो रही है ना, वॉमिटिंग फील हो रही है, नोसिया हो रहा है, थकान हो रही है, हार्ट बीट फास्ट हो रही है, तो है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस। ओके, क्या क्या सिम्टम्स हैं एल्टीट्यूड सिकनेस के, नोजिया, फटीग एंड हार्ट पैल्पिटेशंस। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जितना जितना ऊपर हम जाएंगे एल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता है, हाइट्स पे ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। उससे हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी उसको लेने की आदत है, उतना ले नहीं पाते। लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे 1-2 दिन आप वहाँ रहते हैं तो उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं, है ना। तो कैसे नॉर्मल हुए, बॉडी के अंदर अभी जो बाहर से ऑक्सीजन कम आ रही है उस
के लिए बॉडी ने आरबीसीज को बढ़ा दिया। आरबीसीज बढ़ा क्या? डिक्रीज द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड बाय इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट, सांस हम तेज लेंगे यानी मैक्सिमम ऑक्सीजन अंदर आए। बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया। जितने ज़्यादा आरबीसीज होंगे उतने ज़्यादा हीमोग्लोबिन होंगे, और जितनी भी ऑक्सीजन मिल रही है वो सबको अच्छे से पकड़ के बॉडी में, सिस्टम में रोटेट करवा सकते हैं। ओके, आपने देखा जो हिली एरियाज़ में रहते हैं उनके कलर ही, स्किन नेचुरली थोड़ी पिंकिश रहती है ना, क्योंकि उनके अंदर आरबीसी का काउंट ज़्यादा होता है। ओके ओके, तो अभी जो हमने देखा ये क्या थे? फिजियोलॉजिकल। ऐसे ही फिजियोलॉजिकल चेंजेस और किस में होते हैं? हॉट स्प्रिंग्स, हम कहते हैं कि नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर जी 37 डिग्री सेल्सियस है ह्यूमंस के लिए, ऐसी बैक्टीरिया वगैरह सबके लिए एक एवरेज टेम्परेचर फेवरेबल होता है ना। लेकिन जो बहुत ही ठंडे या बहुत गर्म जगह पर हॉट स्प्रिंग्स में बॉइलिंग वाटर वाले कंडीशंस में रहते हैं, तो वहाँ आपके बैक्टीरिया कैसे हैं? वो उनके अंदर कुछ तो ऐसे उनके एंजाइम्स वगैरह हैं जो हाई लेवल पर, हाई टेम्परेचर पर खुद को सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये भी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है उनके अंदर। ठीक है, इसके बाद आ गया मैनी फिशेस इन एंटार्क्टिक वाटर। एंटार्क्टिक वाटर वही ठंडी जगह पर जब रह रही हैं कि वहाँ पे पानी में बर्फ़ जम रही है, बट वो कैसे सरवाइव कर पा रही हैं? तो उनकी बॉडी के अंदर भी वो कुछ ना कुछ टेम्परेचर से बचने के मेथड्स डेवलप हुए हैं, है ना। उनका सिस्टम, एंजाइम्स वगैरह सब अंदर काम कर पा रहा है। बहुत ज़्यादा ग्रेट डेप्थ पे समंदर में नीचे इनवर्टिब्रेट्स एंड फिशेस जो रहती हैं, मैरीन इनवर्टिब्रेट्स एंड फिशेस नीचे रह रहे हैं बहुत ज़्यादा नीचे, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है ना, तो उस प्रेशर को झेलने के हिसाब से उनके अंदर चेंजेस आए हैं। तो उनके अंदर जो भी एंजाइम्स हैं या जो भी रिएक्शंस होने हैं वो कैसे हो पाते हैं, कितने कंटेंट के बेस पे काम करता है, तो ये सारे उनके अंदर क्या है? बायोकेमिकल अडेप्टेशंस। बायोकेमिकल अडेप्टेशंस की वजह से ये लोग सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, अब आ गया बिहेवियरल अडेप्टेशन। बिहेवियर में चेंज कर लो अडेप्ट होने के लिए किसी भी कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, एग्जाम्पल है लिजर्ड, डेजर्ट लिजर्ड। डेजर्ट में रहने वाली लिजर्ड के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं आया, तो वहाँ के हाई टेम्परेचर से बचने के लिए वो क्या करती है? उसका बॉडी टेम्परेचर में, बाहर गर्म है तो एकदम गर्म हो जाएगा, बाहर ठंडा है तो बॉडी एकदम ठंडा फ्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो वो कैसे अपने आप को बचाती है? ठीक है, टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, उसको मेंटेन रखने के लिए दे बास्क इन द सन, धूप में आते हैं, एब्जॉर्ब हीट, धूप की गर्मी ली, ठीक है, मूव्स इनटू द शेड व्हेन द टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। ओके, तो जब तक उनको कंफर्टेबल है धूप से की, जैसे विंटर्स में हम करते हैं, ठंड लग रही है, धूप है तो धूप में बैठ जाओ जी, धूप से को गर्माइश आ गई, है ना। और अगर तेज़ धूप है, गर्मी लग रही है, तो वहाँ से शेड में चले जाओ, है ना। तो ये लिजर्ड जो रेगिस्तान में रहते हैं, डेजर्ट में, वहाँ तो हमेशा ऐसा ठहरता है ना, और रात को वहाँ ठंडा ज़्यादा होता है, तो ये ज़मीन में, मिट्टी में नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो ज़मीन के अंदर सॉइल में नीचे छुप के रहते हैं, तो थोड़ी सी जो गर्माहट है मिट्टी की, उससे ये रात में बच पाते हैं, और दिन में ये धूप में आकर अपनी सिकाई करके उस तरीके से अपना करते हैं। तो ये एग्जांपल है किसका बेटा? बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस का। ओके, तो ये हमारा हो गया टॉपिक अडेप्टेशंस। नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? किसी भी स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स को जब हम किसी एरिया में कलेक्टिवली काउंट करते हैं या देखते हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन है, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ स्पीशीज़। ये यहाँ पे काट के ये लिखना बेटा, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पीशीज़ लिव इन ग्रुप्स इन अ वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, शेयर और
compete for similar resources. ठीक है, interbreed and constitute a population. तो ये हो गया आपकी population की definition. ओके, इसके बाद आ जाओ कि एक ही ग्रुप में पॉपुलेशन जो एक ही किसी भी एरिया के हैं वो अकेले तो नहीं रहते ना, दूसरे पॉपुलेशन के साथ वहाँ पर कोई और दूसरी स्पीशीज़ के पॉपुलेशन हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, बहुत सब हैं। तो सब आपस में एक दूसरे के साथ पॉपुलेशन लेवल पे जब हम स्टडी करें कि ये ऑर्गेनिजम्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एक इंडिविजुअल नहीं, पूरे ऑर्गेनिज्म, पूरी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, इट लिंक्स द इकोलॉजी टू द पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो वो हम फिर वहाँ पर जब बड़े लेवल पे बात हो जाएगी, पूरे पॉपुलेशन में क्या फ़ीचर है, क्या बिहेवियर है, क्या खाते हैं, कौन से एरिया में रहना पसंद करते हैं, उन सब चीज़ों की स्टडी करना है। तो वो इवोल्यूशन के साथ धीरे धीरे चेंजेस आए होंगे। जो एडेप्टेशन है, अगर हम डेजर्ट प्लांट कह रहे हैं, कैक्टस कह रहे हैं, तो एक कैक्टस प्लांट में तो नहीं आया ना, सारे कैक्टस प्लांट्स में है ना। तो पूरी पॉपुलेशन के लेवल पे बात हो रही है। ओके, अब एक क्वेश्चन कई बार पूछ सकते हैं कि पॉपुलेशन और इंडिविजुअल में अगर आपसे डिफरेंस पूछें तो क्या डिफरेंस है। एक इंडिविजुअल में क्या होता है, एक इंडिविजुअल का जन्म भी होता है और उसकी डेथ भी होती है। पॉपुलेशन की तो नहीं होती ना, 100 लोग हैं, 100 में से एक मर गया, कोई बात नहीं, 99 तो है, पॉपुलेशन तो फिर भी रही ना। तो पॉपुलेशन में हम क्या बोलते हैं, डेथ रेट, बर्थ रेट, हर साल कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, है ना। टाइम के हिसाब से किसी भी एरिया में कितने डेथ हुई, कितने बर्थ हुए, उसको हम बोलते हैं कि हर साल इनका कितना चल रहा है भाई। तो डेथ रेट, बर्थ रेट। जबकि इंडिविजुअल में क्या है, इंडिविजुअल का अपना डेथ है, अपनी बर्थ है। ठीक है, एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस हम बात करेंगे मेल फीमेल। जो इंडिविजुअल है वो या मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन को हम मेल फीमेल नहीं, वहाँ पे हम क्या निकालते हैं, रेशो, सेक्स रेशो, मेल इज़ टू फीमेल की रेशो कितनी है इस पॉपुलेशन में, है ना, सेक्स रेशो होती है, और इंडिविजुअल का अपना सेक्स होता है। ओके, और तीसरा है एज। एक कोई भी इंडिविजुअल है, उसकी अपनी एज होगी कि आज मैं 40 साल का हूँ, आज मैं 20 साल का हूँ, आज मैं 60 साल का हूँ, कुछ भी। लेकिन पॉपुलेशन की एज तो नहीं होती ना। पॉपुलेशन में हम क्या देखते हैं, एज ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स हैं, एज, एवरेज एज ग्रुप्स बनाते हैं कि इतने यंग पीपल कितने हैं, ओल्ड एज कितने हैं, मिडल एज वाले कितने हैं, तो एज ग्रुप्स। ओके, तो ये तीन डिफरेंस हैं, तीन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इंडिविजुअल। ओके, अब हम बात करेंगे एज डिस्ट्रीब्यूशन की। पॉपुलेशन में जब हम एज डिस्ट्रीब्यूशन किसी का करते हैं और उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, ग्राफ बना के दिखाने की कोशिश करें, तो पिरामिड के फॉर्म में बनता है, उसको हम बोलते हैं एज पिरामिड। ओके, इफ़ द एज डिस्ट्रीब्यूशन पर परसेंट इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज ग्रुप is plotted for the population, the resulting structure is known as age pyramid. Okay, और एज पिरामिड की शेप से हम ये बता सकते हैं कि ये पॉपुलेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, पॉपुलेशन क्या हो रहा है। तीन कंडीशंस हो सकती हैं, या तो पॉपुलेशन हम कहेंगे बढ़ रही है, इट इज़ ग्रोइंग, या तो पॉपुलेशन हो गई स्टेबल, और थर्ड इट इज़ डिक्लाइनिंग। तो ग्राफ के बेस पे, एज पिरामिड के बेस पे हम ये चीज़ देख सकते हैं। ओके, तो अब हम एज पिरामिड्स को देखते हैं। ये देखिए, ये तीन टाइप के एज पिरामिड्स हैं। एज पिरामिड्स के अंदर हमें कौन कौन सी एज ग्रुप्स लिए हैं, प्री रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव एज में एवरेज अंदाज़ा देखो, मान लीजिए प्री रिप्रोडक्टिव कितनी होगी, 0 से 15 साल। ठीक है, उसके बाद 16 ईयर अबव रिप्रोडक्टिव एज में आ गया, कितना तक, 45 तक, 45 46 रिप्रोडक्टिव एज हो गई, 46 एंड अबव पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो गई। ठीक है, तो जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो हर जो हम मार्किंग बनाते हो इक्वल साइज़ लेते हैं ना, तो यहाँ पे हम इक्वल साइज़ का ले रहे हैं, हमने 15-15 के ब्लॉक्स ले लिए,
तो 0 to 15 आ गया प्री रिप्रोडक्टिव, इसीलिए इसमें सिर्फ एक ब्लॉक आया। ठीक है, रिप्रोडक्टिव में 16 से लेकर 45 तक यानी 15-15 के 2 ब्लॉक्स आ गए। तो ब्लू कलर में हमको 2 ब्लॉक्स दिखाए गए हैं, वो दोनों क्या हैं, ये दोनों रिप्रोडक्टिव एज को शो कर रहे हैं। और उसके ऊपर फिर अगर हम 15-15 की कर रहे हैं तो एवरेज अपने 90 तक की एज अगर माना तो कितने आ गए, 3 आ गए। ठीक है, तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के लगभग 3 रेंज में। ओके, अब इन 3 तरीके का रिज़ल्ट हमें ग्राफ हमें आ सकता है, मिल सकता है, उसके बेस पे हम बताएंगे कि क्या है। पहले ग्राफ में देखो, इसमें नीचे क्या लिखा है, एक्सपेंडिंग। इस ग्राफ से हमें पता चला कि पॉपुलेशन इज़ एक्सपेंडिंग, बढ़ रही है। सेकंड से पता चल रहा है कि पॉपुलेशन स्टेबल हो गई। और थर्ड में हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। तो कैसे पता चल रहा है, आपने कैसे इसका रिज़ल्ट ये पहचाना, हम इसमें क्या देखते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव एज देखते हैं। ठीक है, 0 से 15 साल की जो एज ग्रुप है, अगर उसकी संख्या काउंट बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले में है, जो नीचे येलो ब्लॉक है वो सबसे बड़ा है ना, फैला हुआ है, यानी कि उसका काउंट बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, एज बढ़ रही है, उसके साथ काउंट कम हो रहा है। इसका मतलब 0 से 15 साल के, यानी कि पिछले 15 साल में बर्थ ज़्यादा हुए हैं, तो पॉपुलेशन क्या हो गई, बढ़ गई। नए लोग आ रहे हैं, न्यू इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं, है ना। तो पॉपुलेशन क्या है, एक्सपेंड कर रही है। ओके, सेकंड में प्री रिप्रोडक्टिव एज और रिप्रोडक्टिव एज का जो फर्स्ट ब्लॉक है, यानी कि 15 से 30, तो 0 से लेकर 30 तक के लगभग बराबर, यानी पिछले 15 साल में जितने लोग थे पैदा हुए थे उतने ही अभी के 15 साल में पैदा पिछले। ठीक है, तो लगभग बराबर हो गए, बराबर रेंज चल रही है, यानी स्टेबिलिटी आ गई। बढ़ नहीं रही पॉपुलेशन, ना बढ़ी ना घटी, तो क्या है, स्टेबल है। और अगर बर्थ रेट कम हो गया, है ना, पिछले 15 साल पहले जितने लोग पैदा हुए थे और अभी जो हो रहे हैं उनका काउंट कम होता जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, अब पॉपुलेशन क्या कर रही है, डिक्लाइन कर रही है, पॉपुलेशन कम हो गई। ओके, सिंपल है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा, ग्राफ बनाकर और इनको एक्सप्लेन करो। ठीक है, तीनों टाइप के कंडीशंस दिखाइए, एज पिरामिड बनाइए। ओके, क्लियर है, सिंपल। चलिए, अब ये जो पॉपुलेशन का साइज़ है, ये हमें और क्या बताता है, किसी एरिया में कोई पॉपुलेशन बढ़ रही है, कोई कम हो रही है, तो क्यों हो रही है। ठीक है, तो जो स्टेटस है पॉपुलेशन का, वो इकोलॉजी में, उस हैबिटेट में, उस पॉपुलेशन की, उस स्पीशीज़ की दूसरे स्पीशीज़ के साथ, या एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ, या कोई और अगर वहाँ नेचर में चेंज आया है उससे कैसे वो रिलेट हो रहा है। उसके लिए फेवरेबल हो गया होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होएगी, उसके लिए कंडीशंस ख़राब हैं तो डिक्रीज़ हुई। या कोई दूसरा स्पीशीज़ है जिससे उसका परेशानी है, दोनों सेम चीज़ के लिए लड़ते हैं और ये ख़त्म हो रहा है और वो बढ़ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, डोमिनेटिंग नहीं है, ये बेचारा, ये वाली एक स्पीशीज़ रिसेसिव है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हमें बताते हैं। ये पूछ सकते हैं कि साइज़ ऑफ पॉपुलेशन हमें क्या बताता है, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस जो भी हम स्टडी करना चाहते हैं उसके बारे में। फॉर एग्जांपल, आउटकम ऑफ ए कंपटीशन विद अनदर स्पीशीज़, इम्पैक्ट ऑफ अ प्रेडेटर जो इनको मार के खा रहा है, या कोई दवाई आ गई है, पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, कोई भी क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से उस पॉपुलेशन में जो भी चेंज आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब किसी एरिया में किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन पता लगाने के लिए जो पॉपुलेशन का साइज़ है उसको हम नॉर्मल, जो प्रॉपर टर्म है, टेक्निकल टर्म है, दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, और उसको हम किस सिंबल से दिखाते हैं, एन। ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी और सिंबल क्या है, एन। अब किसी एरिया में कितनी पॉपुलेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसके लिए क्या करोगे आप, काउंट कर लो जी, मैम टोटल नंबर हैं, इस एरिया में इतने लोग रहते हैं तो ये पॉपुलेशन हो गई। लेकिन बड़े एरिया में या जो एनिमल्स हैं या बैक्टीरिया हैं
उन सबको इजीली काउंट करना पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए कुछ और तरीका अपनाया जाता है। अब एक एग्जांपल ये दिखाया है आपको कि किसी एरिया में हमें अलग अलग प्लांट्स की पॉपुलेशन को स्टडी करना है। तो अभी क्या हम ग्रास को देख रहे हैं, पूरे एरिया में पार्क है, उसमें एक पेड़ लगा हुआ है और ग्रास है, तो ग्रास तो बहुत सारी है, ठीक है, और एक बनियन ट्री लगा हुआ है, लेकिन वो बनियन ट्री को हम देखें तो कहेंगे बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, उसकी कैनोपी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम काउंट करें तो एक ट्री और 1000 ग्रास के प्लांट्स है ना। लेकिन अगर हम उसका वेट बायोमास देखें तो ट्री बहुत बड़ा है, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है कंपेयर टू ग्रास। तो इस कंडीशन में हम बायोमास या कितना एरिया कवर करा है उसका एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। काउंटिंग करना हर समय इम्पॉसिबल है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है। तो किसी एरिया की पॉपुलेशन निकालने के लिए, पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल कि हम 100% करेक्ट डेंसिटी की कभी बात ही नहीं करते, हम कंपैरेटिव अंदाज़ा लगा के रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है। अंदाज़ा कैसे लगाते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखिए, द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप। किसी लेक के अंदर किसी पर्टिकुलर फ़िश की हम देख रहे हैं कि कितनी पॉपुलेशन है। तो अब लेक के अंदर जाके सारी फ़िश को पकड़ पकड़ के गिन के वापस तो नहीं डालेंगे ना। तो क्या करते हैं कि एक बार उन्होंने जाल बिछाया, उसमें देख रहे हैं, काउंट करा कितने हैं, तो ऐसे 4-5 बार 10 बार कर लिया और एक बारी फिर ट्रैप में आपको 5 मछलियाँ मिल गई, एक बारी 6 मिल गई, एक बारी 3 मिल गई, तो फिर उसका एवरेज निकाल लिया, मीन वैल्यू निकाल ली और उससे अंदाज़ा लगा लिया कि लगभग इस लेक में ये फ़िश की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। ओके, क्लियर हो गया। ऐसे ही दूसरा एक एग्जांपल देखो टाइगर का। किसी जंगल में कितने टाइगर हैं, आपको बताते हैं आजकल इंडिया में इतने टाइगर हो गए, इस नेशनल पार्क में इतने टाइगर हैं। तो उन्हें क्या सारे टाइगर रोज़ दिख रहे हैं, अटेंडेंस काउंट हो रही है उनकी? नहीं। तो वो कैसे पता लगाते हैं कि टाइगर आ गए, कम हो गए, ज़्यादा हो गए? वो क्या देखते हैं, उनके पैरों के निशान, पग मार्क्स, या उनके फीकल पैलेट्स, ठीक है, उनकी वेस्ट, उनकी पॉटी कहीं भी पड़ी होती है, उससे वो काउंट से अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने टाइगर की पॉपुलेशन है इस एरिया में। ओके, ठीक है। तो हमेशा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 100% करेक्ट वाली नहीं होती, मतलब वो रिलेटिव डेंसिटी होती है, एवरेज देखा जाता है। चलिए, अब किसी एरिया में किसी की भी पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होती है, पॉपुलेशन कम क्यों होगी या ज़्यादा क्यों होगी, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, फूड, वहाँ पे खाना है कि नहीं अवेलेबल, फिर वहाँ पे कोई प्रेडेटर तो नहीं है उसको, वेदर अच्छी है, एडवर्स कंडीशंस, एनवायरनमेंट फेवरेबल है नहीं है, है ना, ये सारे फैक्टर्स हैं। इसके अलावा भी, इनके अलावा अगर हम छोड़ दें इन सब चीज़ों को, तो और कौन से तरीके हैं या कौन से किसी एरिया के अंदर डेंसिटी जो पॉपुलेशन की है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसके लिए कितने बेसिस, 4 प्रोसेसेस हैं जिसके बेसिस पे हम काउंट से बताते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो रही है, कम या ज़्यादा, या क्यों होगी, ठीक है। 4 बेसिक प्रोसेसेस हैं, इनमें से 2 हैं जो पॉपुलेशन बढ़ाते हैं और 2 हैं जो पॉपुलेशन कम करते हैं। फर्स्ट इज़ नेटेलिटी। नेटेलिटी मीन्स नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, ठीक है। अब बर्थ हुई तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी ना। पहले 100 लोग थे, 4 बच्चे और हो गए तो कितने हो गए, 104 हो गए, तो प्लस हुआ ना, नेटेलिटी इंक्रीज़ करती है पॉपुलेशन को, ठीक है। नेटेलिटी का अपोजिट है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मतलब डेथ, नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन। तो मोर्टेलिटी क्या करेगी, माइनस करेगी, है ना, पॉपुलेशन डिक्रीज़ करेगी, ठीक है।
थर्ड है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब आना। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट हैड कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, किसी और एरिया से सेम स्पीशीज उस एरिया में आ गए, तो जब हम काउंट करेंगे तो हमें ज़्यादा मिलेंगे ना इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन से भी क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी है। और इमिग्रेशन का उल्टा क्या है, एमिग्रेशन। एमिग्रेशन मतलब वहाँ से जाना, एग्जिट होना। तो अगर वहाँ से कुछ इंडिविजुअल्स उस हैबिटेट को छोड़कर कहीं और चले गए, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, पॉपुलेशन काउंट कम हो गया। तो एमिग्रेशन ने भी क्या करा, माइनस करा। ठीक है, तो किसी भी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन गिवन हैबिटेट गिवन टाइम में चेंज होती है ड्यू टू 4 बेसिक प्रोसेसेस, जिसमें से 2 ऐड कराते हैं। कौन कौन से, नेटैलिटी एंड इमिग्रेशन इंक्रीज करता है और मोर्टेलिटी एंड एमिग्रेशन पॉपुलेशन को डिक्रीज करता है। ठीक है, सिंपल है। अब इसी का एक डायग्राम है, डायग्राम के फॉर्म में देखो इसको, और ये आपको बनाना भी है, आना चाहिए बनाना। बड़ा सिंपल सा है बेटा, कुछ छोटी सी बात है, बनाने प्रैक्टिस कर लोगे। देखो बुक में है आपके, सेंटर में क्या बन गया, ये पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, ये क्या है, नेटलिटी। नेटलिटी यानी बर्थ, बर्थ हुए तो पॉपुलेशन में क्या होगा, प्लस। ठीक है, नेटलिटी का ऊपर क्या है, मोर्टेलिटी, तो लोग मर गए, माइनस। इमिग्रेशन यानी अंदर आ गए, प्लस। एमिग्रेशन बाहर चले गए, माइनस। ठीक है, अब इनके भी सिंबल्स हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी का सिंबल क्या है, एन। नेटलिटी बर्थ है ना, बी। मोर्टेलिटी डेथ, डी। इमिग्रेशन, आई। और एमिग्रेशन, ई। ठीक है, तो किसी एरिया की पॉपुलेशन, जैसे मैंने कहा, मान लो बताओ आज की डेट में हम कह रहे हैं यहाँ पर 100 लोग हैं। ठीक है, अगले साल में हमने कहा 4 बर्थ हो गए, +4, और 2 लोगों की डेथ हो गई, -2। तो 100 + 4 कितने हो गए, 104, और 2 की डेथ हो गई, कितने बच्चे जी, 102। अब उसमें से किसी के कोई रिश्तेदार उनके घर रहने आ गए, 5 लोग रहने आ गए, तो यहीं रहते हैं वो, तो +5। और 3 लोग यहाँ के थे जो अब बाहर कहीं काम करने की वजह से यहाँ नहीं रहते, बाहर काम करने रहते हैं, तो -3। ठीक है, तो बर्थ और इमिग्रेशन वाले जो काउंट है उनको हम प्लस कर देंगे, और डेथ और एमिग्रेशन वालों को माइनस कर देंगे। तो हमारा नया पॉपुलेशन आ जाएगा ना, कि पुरानी पॉपुलेशन ये थी और अब पॉपुलेशन इतनी हो गई। तो इसके लिए ये फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। ठीक है, इक्वेशन, इफ़ n इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, n पॉपुलेशन है किस टाइम में, t पे, तो t+1 टाइम पर कितनी पॉपुलेशन होगी, n + n, t+1 इज इक्वल टू NT प्लस ब्रैकेट में B+I, यानी बर्थ और इमिग्रेशन को ऐड करो और डेथ एंड ई को माइनस करो। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा काउंट। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है ना, बहुत सिंपल सा। इसका क्वेश्चन भी आ गया तो प्लस माइनस करना है, नहीं कर लोगे, चलिए ठीक है, आज यहाँ तक, इसके आगे का बाद में करेंगे अब। ओके बेटा।